हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी कैसे निकालते हैं, कि आखिर वो मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। क्योंकि आपके बहुत फेमस सवाल आएंगे, एक मॉलिक्यूल देगा और बोलेगा कि इट इज़ अ पोलर और प्लेनर, इट इज़ अ पोलर और नॉन प्लेनर। तो पोलर निकालने के लिए तो हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है, अब हम प्लेनर निकालने की बात कर रहे हैं। तो देखो इधर प्लेनर की बात कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपको ये आ गया, एक मॉलिक्यूल दे दिया उसने BeCl2। तो प्लेनर और नॉन प्लेनर कैसे निकालना है, बहुत आसान है। अगर सारे एटम एक ही प्लेन में है किसी मॉलिक्यूल के, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल प्लेनर है। क्या बोला जल्दी बताओ? सारे एटम अगर एक ही प्लेन में है तो वो प्लेनर है। तो ये प्लेनर आ गया। कितने एटम एक प्लेन में? 3 एटम्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पर BF3 की, तो जरा देख के बताओ सारे एटम कहाँ दिखाई दे रहे हैं इसके? एक ही प्लेन में है, आया ना? ये भी आपका प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, कितने एटम आएंगे? मैक्सिमम 4 एटम्स। अगर आपका जो है वो SO2 ले, तो SO2 को देख के बताओ कि एक ही प्लेन में आएंगे क्या सारे? यस, ये भी आपका क्या आएगा? प्लेनर। ठीक है, अब इसके बाद आता है CH4। अब आपसे पूछेगा कि क्या ये CH4 यानी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, क्या ये प्लेनर है? तो देखो टेट्राहेड्रल होता कैसा है 3D में, वो देखो आप पहले। देखो 3D में अगर टेट्राहेड्रल को आप देखेंगे तो 3D में टेट्राहेड्रल ऐसा दिखाई देगा आपको। तो ये 3D में टेट्राहेड्रल ऐसा दिखाई देगा आपको। अब आप इसको आप देखिए, तो क्या ये प्लेनर है? नहीं, ये प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि कोई भी प्लेन में नहीं आएगा ये। अब नॉन प्लेनर है तो सवाल पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में आएंगे। देखो आप ऐसे काटूंगा मैं, तो ये एक प्लेन आ रहा है जिसमें एक हाइड्रोजन हो गया, एक सेंटर में एक कार्बन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया। तो ये ऐसे काट देंगे इसको। तो जब ऐसे काटेंगे इसको तो क्या होगा? ये एक प्लेन में आ गया, प्लेनर। क्या आ गया? एक प्लेन में। तो कितने एटम मैक्सिमम एक प्लेन में आए? 3 एटम्स इन 1 प्लेन। ध्यान से सुनना, मॉलिक्यूल तो नॉन प्लेनर है, बट एक प्लेन में कितने एटम है मैक्सिमम? 3। सवाल पूछा है कि ऐसे कितने प्लेन है, तो देखो जिसमें 3 एटम आ रहे हो, एक प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन। ध्यान से सुनना, एक प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन, 5 प्लेन, 6 प्लेन। कितने प्लेन हुए? 6। तो यानी कि 6 प्लेन्स हैं ऐसे। क्लियर? सही है क्या? गलत, बिल्कुल गलत आंसर है। 6 नहीं होगा। देखो इधर, अब ये ट्राइंगल लो आप, एक 7 प्लेन, ये भी लो आप ट्राइंगल 8 प्लेन, 9 प्लेन, और ये नीचे वाला 10 प्लेन। तो टोटल कितने प्लेन हो गए? 10। तो ऐसे कितने प्लेन हो गए? 10। क्लियर? दोबारा से समझेंगे। कितने एटम मैक्सिमम आएंगे एक प्लेन में? तो ऐसे काटा मैंने, तो 3 एटम आ गए, एक हाइड्रोजन, एक सेंट्रल एटम में कार्बन और एक हाइड्रोजन। दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, पांचवा प्लेन, छठा प्लेन। 6 प्लेन हो गए ऐसे। सातवां ये ट्राइंगल आएगा ऐसे, फेस, एक प्लेन, आठवां, नवां, और एक नीचे 10वां। ठीक है, तो टोटल 10 प्लेन आएंगे ऐसे। अब सवाल ये पूछ रहा है ऐसे कितने प्लेन है जिसमें सारे एटम सेम नहीं है। तो देखो ऐसे काटा था तब, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक कार्बन था, तो यहाँ सारे एटम सेम नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेन ऐसे हैं जिसमें सारे एटम सेम नहीं है। ऐसे कितने प्लेन है जिसमें तीनों एटम सेम है? तो ये वाले एटम सेम आएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये आपका सेम आएगा। देखो ये आपका सेम आएगा, ये भी आपका सेम आएगा, और ये नीचे वाला भी सेम आएगा। तो ये सारे एटम सेम आएंगे। तो 4 ऐसे प्लेन होंगे जिसमें सारे तीनों एटम सेम है, 6 ऐसे प्लेन है जिसमें तीनों एटम सेम नहीं है, और टोटल 10 प्लेन ऐसे हैं जिसमें 3 एटम मैक्सिमम आ रहे हैं। ठीक, तो ये नॉन प्लेनर हो गया। अब अगर हम बात करें किसकी? NH3 की।
अब देखो NH3 का मतलब यहाँ लोन पेयर आ गया एक, अब यहाँ एक लोन पेयर आ गया, तो ये भी नॉन प्लेनर है क्योंकि सारे एटम एक प्लेन में नहीं है। मैक्सिमम कितने एटम आ रहे हैं, 3 ही एटम आ रहे हैं ऐसे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। वाटर की बात कर लो, ये देखो वाटर यहाँ से हटाया एक और, अब ये प्लेनर है कि नहीं है, तो वाटर तो प्लेनर है, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, फिर भी ये प्लेनर है। ठीक है, अगला देखो, अगर OCl की बात करें, ये यहां से एक और हटा दो, ये रहा एक, तो ये आपका एक प्लेनर है, एक ही एटम है, मतलब एक ही बॉन्ड है, 2 एटम है, तो प्लेनर हो गया, ये भी प्लेनर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देके आपसे पूछेगा प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तो आप बता देंगे ना आसानी से, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। अब देखो अगला PCl5, ये होता है PCl5। अब वो पूछ रहा है कि प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, तो ये PCl5 देखो ध्यान से, प्लेनर है, हाँ नहीं ऐसे काटो आप, देखो एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम आएंगे, ये 1 2 सेंटर एटम 3 और एक 4, तो ऐसे काटेंगे तो ये आपका 4 आ गए। एक प्लेन ऐसे काटेंगे 2, मतलब एक तो ये हो गया प्लेन, 2 3 4, तो 4 प्लेन आएंगे ये भी नॉन प्लेनर है। ठीक है, ध्यान से देखना है, कितने ऐसे काटा मैंने इसको, एक प्लेन तो ये आ गया जिसमें 4 एटम आ रहे हैं मैक्सिमम, 1 2 सेंट्रल एटम 3 और एक 4। दूसरा प्लेन ये आ रहा है ऐसे, तीसरा ये आ रहा है ऐसे, चौथा ये आ रहा है ऐसे। PCl5 के बाद आया SF4। SF4 बताया था आपको ऐसे ही क्या होता है। अब इस SF4 में बताओ प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, ये भी नॉन प्लेनर ही होगा। अब आया बैंड टी शेप, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, देखो ऐसे काटेंगे तो एक ही प्लेन में आ रहे हैं सारे एटम, एक ही एटम एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो क्या होगा ये प्लेनर। ClF3 प्लेनर। अगला आया था एक और ले आओ, तो ये आपका XCF2, ये आएगा XCF2, ये क्या हो गया प्लेनर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें भी देख सकते हो प्लेनर और नॉन प्लेनर। अच्छा, टी शेप वाले में पूछे मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में है, तो सारे आ जाएंगे चारों। अगला SF6, ये ऑक्टाहेड्रल है। अब ये अगर ऑक्टाहेड्रल है तो देखो इसमें क्या होगा, क्या ये नॉन प्लेनर है, हाँ। एक प्लेन में कितने आएंगे, देखो ऐसे काटो, तो 1 2 3 4 5, एक प्लेन में कितने आइटम आएंगे 5, पहले तो ये नॉन प्लेनर हो गया। ये 1 2 3 4 और सेंटर में 5 एटम। ठीक है, अब एक लोन पेयर आ गया ऊपर, तो ये लोन पेयर धक्का देगा ऐसे नीचे, लाइक IF5। ये देखो लोन पेयर धक्का दे रहा है नीचे, तो अब अगर आप काटोगे तो ये चारों ही आएंगे ना उस प्लेन में, ये सेंटर वाला तो प्लेन में आएगा ही नहीं। अच्छा, इसमें कितने प्लेन आएंगे, मैक्सिमम एटम कितने आएंगे एक प्लेन में, मैक्सिमम एटम 5 इन 1 प्लेन।
एंड सच टाइप ऑफ प्लेन बताओ। कितने प्लेन थे ऑक्टाहेड्रल में से? ऑक्टाहेड्रल में से कितने प्लेन थे? देखो 3 प्लेन थे। एक ये वाला प्लेन ऊपर से गया, ये 2, अरे एक इसके अलोंग आ जाएगा, एक इसके अलोंग आएगा, 3 ही तो प्लेन आएंगे ना। क्लियर? इसमें बताओ IF5 में ये लोन पेयर हट गया, कितने प्लेन आ रहे हैं? ये भी 1 2 आया ना। देखो मैक्सिमम कितने एटम आएंगे एक प्लेन में। अगर मैं इसको ऐसे काट दूंगा, ठीक है, ऐसे काट दूंगा और एक ऐसे काट दूंगा, तो एक एटम, सेंटर एटम 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, कितने एटम आ रहे हैं एक प्लेन में? देखो 4 ही आ रहे हैं, यहां भी 4 ही आ रहे थे, यहां भी 4 ही आ रहे हैं, तो फिर भाई वाले नॉन प्लेनर होगा ये। और मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन कितने आएंगे? 4। और सच प्लेन कितने हैं? 3। अगला देखो XCF4। तो XCF4 कैसा होता है? ऐसा, ऐसे तो सारे एटम ही प्लेन में आएंगे। ये कैसा होगा मॉलिक्यूल? प्लेनर। मैक्सिमम कितने एटम आएंगे इसमें? मैक्सिमम कितने? 4 एटम्स, सॉरी 5 एटम्स। मैक्सिमम कितने? 5 एटम्स। क्लियर? आगे देखो, अब अगर हम बात करें IF7 की, IF7 ऐसा बताया था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो अब ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आएंगे ये, तो इसमें नॉन प्लेनर आएगा ये मॉलिक्यूल। एक प्लेन में कितने एटम आएंगे? 6। 1 2 3 4 5 और एक सेंटर एटम 6। अगर मैं यहां पर XC 2 लोन पेयर ले लूं ऐसे, तो यहाँ क्या आएगा? ये प्लेनर। मैक्सिमम कितने एटम आएंगे? सारे एटम। एक लोन पेयर वाला मैंने ज्योमेट्री इसलिए नहीं बनाया कि मैंने कहा था उसका मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री का जो मॉलिक्यूल है वो XGF6 है, और XGF6 की जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाती है? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, और कैप्ड ऑक्टाहेड्रल नॉन प्लेनर है। कैप्ड ऑक्टाहेड्रल क्या है? नॉन प्लेनर। ठीक है, ये आप इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेनर, नॉन प्लेनर, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्लेन में है, ये सब आप निकाल सकते हो। अब उसके साथ साथ यहाँ पर आपका एक और टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसमें भी प्लेनर निकालना होता है, और उसमें उसके साथ साथ एक और चीज है नोडल प्लेन। जैसे ये इथाइलिन है, अब ये इथाइलिन मॉलिक्यूल का आपसे पूछा है पाई बॉन्ड जो है, इस पाई इलेक्ट्रॉन का नोडल प्लेन निकालो। क्या पूछा उसने? पाई इलेक्ट्रॉन का नोडल प्लेन निकालो। तो निकालते हैं भाई। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना आएगा? 1s2 2s2 2p2। एक्साइड कर देंगे तो यहां आ जाएगा एक और। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसका कितना आ रहा है? sp2। तो ये एक s और एक p तो गया इसका, किसमें? sp2 में। एक p बचेगा, तो ये sp2 जो होगा उससे तो ये बॉन्ड बना रहा होगा, sp2 से ये भी बना रहा होगा बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ठीक है, ये p ऑर्बिटल बचा होगा एक, ये आपका p ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये p ऑर्बिटल है, इसके अंदर क्या होगा? पाई बॉन्ड बनेगा ऐसे, ये वाला जो पाई बॉन्ड ये ऐसे बनेगा ऊपर नीचे। 3D में अगर आप देखो तो ये ऐसा दिखेगा, जैसे ये आया, ये आपका मिल गए, ये p ऑर्बिटल है, तो ये p ऑर्बिटल ऐसे मिलेंगे 3D में। अब आप थोड़ा सा स्पेसिफिक सोचना, हमसे पूछा है पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन। क्या पूछा है उसने बताओ? पाई बॉन्ड का नोडल प्लेन। तो पाई बॉन्ड तो ऊपर और नीचे है, तो यहां से अगर आप पास करोगे एक, तो यहां पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे,
तो पाई बॉन्ड का नोडल पेन एक आ जाएगा, आया ना। अब ये मॉलिक्यूल आप पहले देखो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, यानी कि इसको 3D में स्ट्रक्चर को समझना। ये C, यहाँ H, यहाँ H, ये C, यहाँ H, यहाँ H, ये ऊपर गया बॉन्ड, ये नीचे गया बॉन्ड, और ये नोडल प्लेन। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो नोडल प्लेन है ये उसी प्लेन में है जिसमें मॉलिक्यूल है। तो यानी कि ये जो नोडल प्लेन हुआ मॉलिक्यूलर प्लेन में ही हुआ, आया ना। तो यानी कि जो नोडल प्लेन है वो कितना है, 1, एंड इट इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर प्लेन, आया ना। 3D में समझना, वापस देखो, ये आपका C है, sp2 था तो एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक ये बॉन्ड रहा। यहाँ भी sp2 था तो एक ये रहा, एक उधर है और एक इधर है। अब ये sp2 दिख गए सारे इस प्लेन में। अब जो इसका P होगा वो तो परपेंडिकुलर ऐसे है, इसका P भी ऐसे है। ये दोनों जब मिलेंगे तो ये ऐसे बनेंगे पाई। जब ये ऐसे मिलेंगे पाई तो नोडल प्लेन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यहां से निकलेगा, आया ना। अगर ये यहां से निकल रहा है तो मॉलिक्यूलर प्लेन में ही आएगा ये नोडल प्लेन। कौन से प्लेन में आएगा, बोलो, मॉलिक्यूलर प्लेन में। क्लियर, ये मॉलिक्यूलर प्लेन। तो अब एक सवाल पूछता है अच्छा सा, अगर यहां पर मॉलिक्यूल XY प्लेन में हो तो नोडल प्लेन किस प्लेन में होगा। तो दिमाग लगेगा, XY प्लेन में मॉलिक्यूल है, इथीन का नोडल प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन में ही होता है, तो XY प्लेन में ही हुआ ना नोडल प्लेन, सेम प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इथाइलिन मॉलिक्यूल की बात हो गई। अब आपने एलीन्स पढ़ी होंगी, ऑर्गेनिक के अंदर आती है एलीन्स, और अगर नहीं आती तो आ जाएंगी। क्यूमुलेटिव इन्स कहा जाता है उसको, यानी कि अब मैंने एक पाई बॉन्ड और बढ़ा दिया, C3H4, इसका नाम होता है एलीन। ठीक है, एलीन बहुत फेमस एग्जांपल है। इसका हाइब्रिडेशन बताओ, sp2, इसका sp और इसका sp2। क्लियर, तो यहां देखो आप, ये sp2 है, ये sp है और ये sp2 है। क्लियर, अब देखो ये sp2 है, sp है, sp2 है। अब क्या करें, फिर से वही sp2 होगा तो ये एक H, ये एक H, ये आ गया। अब क्या करें, अब यहां पर ये करेंगे कि यहां पर ये एक sp2 है तो एक ही p ऑर्बिटल होगा ऐसे। इसमें हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp आ रहा है, इसका मतलब यहां पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो है ही सही, ये वाला, दो p खाली है इसमें, दो p ऑर्बिटल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा तो नो डाउट ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा तो जिस प्लेन में ये होगा उसी में ये ऐसा आएगा। अब इसको इसके साथ बनाना है तो नो डाउट ये ऑर्बिटल जिस प्लेन में होगा उसी प्लेन में इसका होना चाहिए। अब इसको जरा 3D में समझो तब जाके समझ में आएगा। 3D में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, इधर ये C है, ये H है, ये H है, ये C है, फिर ये C है, ये H है और ये H है। ऐसे अभी देखना मत उसको, पहले एक को देखो। अब ये H है, ये C है, ये H है, इसके पास ये पाई बॉन्ड आ गया, इसको इसके साथ बनाना था तो एक पाई बॉन्ड ये आ गया, ये बन गया, ये नोडल पेन निकला, मिल गया ऐसे। अब ये जो है इसके पास एक और p ऑर्बिटल था, वो इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे। अब इस वाले p ऑर्बिटल को इसके साथ पाई बॉन्ड बनाना है तो नो डाउट ये अपना p ऑर्बिटल ऐसे देगा। अगर ये p ऐसे देगा तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो कहाँ आएगा, ऊपर, क्योंकि ये पाई बॉन्ड और सिग्मा परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आउट ऑफ प्लेन में आ गया, नहीं आ गया H। अगर ये H आउट ऑफ प्लेन में आ गए दोनों तो ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल कितना आ गया, नॉन प्लेनर। और इस नॉन प्लेनर के अंदर अब सवाल आपसे पूछा है उसने क्या,
कितने एटम एकदम मैक्सिमम प्लेन में आएंगे? तो 1 2 3 4 5, 5 एटम आएंगे क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर होंगे। तो आप क्या लिखोगे? 5 एटम्स इन वन प्लेन। क्या लिखेंगे आप? 5 एटम्स इन वन प्लेन, इसके 5 एटम्स आएंगे। क्लियर? अच्छा, नोडल प्लेन कितने आएंगे? 2, और दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो आप, ये ये इधर आ रहा है नोडल पेन ऐसे, तो उसका नोडल पेन कहां से आएगा? ऊपर से, ये वाले पिंक का। 3D में फील लो वापस। ये H था, ये H था, ये C था, इसका p ऑर्बिटल ऐसे होगा, तो इसको भी p ऐसे देना पड़ेगा, ऐसे मिलेंगे। नोडल पेन यूं गया। अब इसका जो p होगा वो एक ऐसे होगा, तो इसका भी p ऐसे आएगा, यूं मिलेंगे पाई, तो नोडल पेन ऊपर से जाएगा। तो ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, तो परपेंडिकुलर ईच अदर हो गया। ये हाइड्रोजन थे, वो हाइड्रोजन ऊपर नीचे आएंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर है। पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर होता है सिग्मा के, तो सिग्मा ऊपर वाले प्लेन में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए एलीन नॉन प्लेनर होता है। अब हमने कहा एक और बढ़ा दो, ये। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया? sp2, इसका sp, इसका sp और इसका sp2। क्लियर? अब देख के बताओ, ये sp2 है, ये sp है, ये sp है, ये sp2 है। फिर से वही बात, ये sp2 है तो ये अच्छा आ गया। यहां पर आप देखोगे तो ये आएगा C C C, ये H। अब क्या करें? ये sp2 है तो ऐसे आएगा एक, इसमें क्या आएगा? sp। दो p ऑर्बिटल खाली हैं इसके, यानी कि एक तो इसके साथ बनाएगा, तो ये तो ऐसे कैसे ही जाएगा इसके साथ, दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ये भी ऐसे परपेंडिकुलर होगा इससे, लेकिन इसका भी sp आ रहा है तो इसमें भी ऐसे कैसे एक और होगा, ये ऐसे आएगा अगले प्लेन में। अब बताओ, ये 3D में देखो, इसको ये प्लेनर हुआ है नॉन प्लेनर? देखना जरा, C, यहाँ H, यहाँ H, ये C, फिर C और ये फिर C। ठीक है, इसका P ऐसे आया, दूसरे वाले कार्बन का भी P ऐसे आया, मिले नोडल पेन यूं, इसका ऐसे गया, ये ऐसे गया, मिले नोडल पेन यूं। लेकिन अब इसके पास भी दो थे, तो एक ऐसे दिया इसने, तो अगला P ऐसे आएगा, इसका भी अगला P ऐसे आएगा, ये मिले, यहां से जाएगा एक नोडल पेन, दिख रहा है? ये गया, तो इसका P ऐसे था, तो H कैसे आएगा? ऐसे, इसी प्लेन में। तो ये सारे एटम एक ही प्लेन में आएंगे नहीं आएंगे? तो ये प्लेनर होगा। क्या हो जाएगा? ये प्लेनर। मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में है? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, मैक्सिमम 8 प्लेन्स इन 8 एटम्स इन वन प्लेन। मैक्सिमम 8 एटम्स इन वन प्लेन। ठीक है, नोडल प्लेन कितने होंगे टोटल? 3। नोडल प्लेन कितने होंगे? 3। ठीक है, 2 इन मॉलिक्यूलर प्लेन, 2 इन मॉलिक्यूलर प्लेन। दो तो मॉलिक्यूलर प्लेन में थे, देखो कैसे, ये ऐसे, और एक क्या था? परपेंडिकुलर। दो तो कहाँ थे? मॉलिक्यूलर प्लेन में, और एक परपेंडिकुलर। आपको यहाँ पर हर एक पाई का एक नोडल प्लेन निकालना है, तो इसलिए कभी भी ऐसे मत सोचना कि एक ही नोडल प्लेन हो गया सब में, नहीं, हर पाई का एक नोडल प्लेन। इसका इसका इसका, तो इसका एक था, इसका एक था, इसलिए 2 आए, और एक ये आया 3। 3 में से मैंने कहा कि 2 इन मॉलिक्यूलर प्लेन एंड 1 इज परपेंडिकुलर।
वन इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरह से आप नोडल प्लेन निकालते हैं एलीन्स के और क्यूमुलेटिव इन्स के। क्लियर? अब आप होमवर्क शुरू कर दें, क्योंकि मैं अगली क्लास में डीपीपी डिस्कशन और शीट वगैरह कराने की कोशिश करूंगा, तो आपका होमवर्क अपडेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय। चलिए, अब हमने डीपीपी की बात की थी कि हम आज की क्लास में डीपीपी डिस्कस करेंगे, तो डीपीपी नंबर 14 की बात हुई थी। ठीक है, देखिए इधर सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ उसने H2SO4 का। अब हमने क्या टिप्स पढ़ी थी बताओ? सेंट्रल एटम सेलेक्ट करो, तो सेलेक्ट द सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर? सल्फर। तो सेलेक्ट द सेंट्रल एटम सल्फर। बेसिसिटी कितनी आई थी इसकी? 2। तो बेसिसिटी जब भी 2 होगी तो 2 OH जोड़ दो। अब आपको क्या बताया था? सल्फर के अंदर कितने होते हैं? मैक्सिमम कोवेलेंसी 6, तो 2 और ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं, जैसे इसका हाइब्रिडेशन पूछेगा आपसे, तो क्या बोलोगे आप? sp3 टेट्राहेड्रल। प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में है? तो 3। ठीक है, इस तरह के सवाल आएंगे एक साथ, तो अब तो बता देंगे। सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने हैं? 0। ऐसे सेकेंड स्ट्रक्चर है C3O2, इसको कहते हैं अपन कार्बन सब ऑक्साइड। क्या होता है ये? कार्बन सब ऑक्साइड। चलो की पॉइंट से करो इसको। हमने क्या कहा था? सेंट्रल एटम मोर देन 2 होना चाहिए, है। सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन। क्या ये इक्वल टू है? नहीं, तो साइक्लिक नहीं बनेगा, लीनियर बनेगा। अब सेंट्रल एटम इसमें कौन था? कार्बन। तो सबसे पहले मैंने सेंट्रल एटम कार्बन लिख दी तीनों। फिर उसके बाद ऑक्सीजन बचे, तो जब भी ऐसे ऑक्सीजन आएंगे तो टर्मिनल सेटिस्फाइड करते हैं सबसे पहले। तो टर्मिनल में सेटिस्फाइड कर दिया मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। अब ये टर्मिनल सेटिस्फाइड कर दिया मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब कार्बन सेटिस्फाइड तो हो ही नहीं रहा, तो उसको पता है कार्बन डबल बॉन्ड बना लेता है, तो कार्बन ये डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अगला देखो, ये कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस कार्बन सब ऑक्साइड के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो मैं बता देता हूँ थोड़ी सी। देखो, सबसे पहले हमें ऐसे समझना पड़ेगा, ये आपका क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। पढ़ा होगा आपने ऑर्गेनिक में। इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसका नाम होता है आपका मेलोनिक एसिड। इसका नाम होता है आपका सक्सिनिक एसिड। अब याद है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे बताते हैं आपको, ओम्स गैप लो। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज में सक्सिनिक एसिड के बाद क्या आएगा? ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटेरिक एसिड, ये आपका एडिपिक एसिड। और ये आ जाएगा आपका फार्मेलिक एसिड। ग्लूटेरिक भी बोलते हैं इसको, ग्लूटामिक भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आ गया। अपने को ये नहीं पढ़ना, ये सब ऑर्गेनिक में पढ़ा देंगे। अपने को यहाँ पर एक चीज देखनी थी, मेलोनिक एसिड है ये। अपन ने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पढ़ा था वो अलग था, वो था मेलेइक एसिड। ये मेलोनिक एसिड है। ये क्या है? मेलोनिक है ना, वो क्या था? मेलेइक। दोनों में अंतर है। ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज है और वो आपका अलग था। ये आपका मैंने देखा CH2 वाला है ना, यहाँ HHC डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O।
डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH OH। क्लियर? अब देखो ये एक मेलोनिक एसिड है, अगर इसमें मैं P4O10 डाल दूं, P4O10 क्या होता है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और यहाँ अगर मैं 150 डिग्री ले लूँ टेम्परेचर, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है पानी निकाल देगा। तो यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। आपने सुना होगा पानी बाहर निकल गया है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। यानी कि ये आपका फॉर्मेशन हो गया, इसका फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया? ये कार्बन सब ऑक्साइड। तो आपसे पूछेगा फॉर्मेशन किससे किया जाता है, तो आप बता देंगे मेलोनिक एसिड से। ठीक है? अब जो अगली बात आ रही है वो देखना ध्यान से, क्या आ रही है कि हमारे पास जैसे ऑक्सीजन पर एटम नेम है ना, जैसे मान लो आपके पास ये आ गया MO, तो ऑक्सीजन पर एटम कितनी आई? 1। इसको बोलते हैं मोनो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? मोनो ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल अगर हम करें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर मैं MO2 लेता हूँ तो ऑक्सीजन पर एटम कितना हुआ? 2। यह हो गया आपका डाई एटॉमिक, डाई ऑक्साइड। जैसे नाम पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, M3O2। यहाँ पर ऑक्सीजन पर एटम क्या है? <<1। तो इसका नाम होता है सब ऑक्साइड। लेकिन अगर M2O3 आ जाए तो ये ऑक्सीजन है 1.5 पर एटम, तो इसको बोलते हैं हम सेस्की ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो सब ऑक्साइड का एग्जांपल अभी बताया मैंने, C3O2, C12O9। और सेस्की ऑक्साइड जो है उसका एग्जांपल अगर आप देखो तो Pb2O3, Fe2O3, L2O3। ऐसे कितने सारे भी लिखते जाओ, तो कितने भी लिख लो आप, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पर आपका ये हो गया ऑक्सीजन पर एटम मोनोऑक्साइड, ये आपके डाई ऑक्साइड, ये आपका ट्राई मतलब सब ऑक्साइड, ये आपका सेस्की ऑक्साइड। हमने पढ़ा था ये वाला सब ऑक्साइड। ठीक है? ये भी सब ऑक्साइड होता है, C12O9 भी। ठीक है? तो C12O9 कैसे बनता है वो देखो। ये देखो आप, यहाँ से बाहर निकालें इसको पानी को, यहाँ से भी बाहर निकाले पानी को, यहाँ से भी बाहर निकाल दो पानी को। ठीक है? तो आपके पास जो बनेगा वो आपका कार्बन सब ऑक्साइड है। ये आपका C12O9 का स्ट्रक्चर है, नोट करो इसको फटाफट। चल
हो गया। चलिए, तो ये आपका कार्बन सब ऑक्साइड हो गया। यहाँ पर भी वही अपना P4O10 लिया अपन ने, टेम्परेचर लिया। इसका जो नाम होता है वो होता है मैलेटिक एसिड। तो मैलेटिक एसिड का एनहाइड्राइड है ये, क्योंकि पानी निकलने के बाद अगर हाइड्रोजन नहीं बचता तो एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। तो अपन एक सवाल और आ गया कि C3O2 क्या मैलोनिक एसिड का एनहाइड्राइड है? हाँ। क्या ये मैलेटिक एसिड का एनहाइड्राइड है? हाँ। अगला देखो, अगला स्ट्रक्चर दिया है इसने, साइनोजन का। इसका नाम होता है साइनोजन गैस। चलो बनाओ, इसको ट्राई करते हैं। सेंट्रल एटम कौन होगा इसमें बताओ? कार्बन। कितने कार्बन है? 2। ये 2 तो लिख दिया ऐसे ही। नाइट्रोजन है तो 3, 2 नाइट्रोजन है, बन गया साइनोजन। एक और होता है ऐसा कैसे ही, थायोसाइनोजन। थायोसाइनोजन में क्या होगा बताओ? SC ट्रिपल बॉन्ड है। ये स्केलेटन आ जाता है इसमें। साइनोजन गैस पॉइजनस होती है भाई, जहरीली गैस। क्या लिखेंगे? जहरीली। अब देखो, 4th वाला मैंने आपको क्लास में करा दिया था, Na2S4O6, ठीक है। Cl2O7 कॉपी में बनवाया था। P4 की बात करेंगे अभी, एलोट्रॉप्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसको, है ना। या मैं बता ही देता हूँ ना, एलोट्रॉप्स, या पहले GPP को कर लेते हैं फिर एलोट्रॉप एक साथ पढ़ लेंगे। P4O6 कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इससे पहले P4O10 बनाते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम देखो, मोर देन 2 है कि नहीं है? सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन है कि नहीं है? तो ये आपस में क्या करेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। साइक्लिक बनाते समय आपको ऑक्सीजन को ऑल्टरनेट पोजीशन पर तो लाना ही था। आगे सबसे पहले सेंट्रल एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने सेंट्रल एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, ये तो 4 बॉन्ड ही बना रहा है और ऑक्सीजन अभी 2 बचे हुए हैं। अब ऑक्सीजन 2 बचे हुए हैं और 4 बॉन्ड बना रहा है, तो फंस गए। क्या मैं दोनों ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दूँ? यहाँ अगर मैं जोड़ दूंगा दोनों ऑक्सीजन तो भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि 6 बॉन्ड बन जाएंगे। तो जब कभी एटम अपनी इंडिविजुअल कोवेलेंसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है तो वो शेयरिंग में जाता है, और जब वो शेयरिंग में जाएगा तो इस तरह से शेयर करेगा ऑक्सीजन को, ये बनेगा इसलिए P4O10। अगर वो अपनी इंडिविजुअल कोवेलेंसी को सेटिस्फाई कर पाता तो वो ऑक्सीजन को यहीं जोड़ता अपने पास, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए उसको किस में जाना पड़ा? शेयरिंग में। ठीक है, तो ये आपका P4O10। अब P4O6 भी ऐसा कैसे बन जाएगा? ये क्लियर? यहाँ पर आपका लोन पेयर हट जाए, ये हट करके लोन पेयर आ जाएगा। तो क्या बन गया? ये P4O6। क्लियर? अब देखो आगे, P4S10 अगर होता है यहाँ पे सपोज, तो आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ सल्फर लगा देते, सेम स्ट्रक्चर आ जाती।
P4S10 पूछे तो क्या कर देंगे आप, सल्फर लगा देंगे, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर तो सल्फर आ जाएगा। उसके बाद आया आपका P4O10 हो गया, S3O9 और O2F2। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है ये, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। O2F2 की स्ट्रक्चर याद है आपको, एक बार वेस्पर थ्योरी पढ़ा रहा था तब बताई थी मैंने। अब जरा इसको कैसे करेंगे वो देखो, ये O2 है, ये 2 है, सेंट्रल एटम मोर देन 2 है क्या, नहीं, साइक्लिक तो नहीं बनेगा, ऑड नंबर में है क्या ये, नहीं, इवन में है, हाँ, तो इसका मतलब O लिंकेज आएगी, फिर एक F इससे जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, यहाँ कितने यूज हुए, 2, कितने लोन पेयर और बचे, 2, ये 2 लोन पेयर। ये लोन पेयर हमेशा अपोजिट आएंगे, क्योंकि अगर आप पास पास ले आएंगे तो ये रिपल करेंगे ऐसे, तो ये अपोजिट में आ जाते हैं ऐसे। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर कैसी होती है जरा देखो, ये आपका, ठीक है, एक बुक है, इसको मैंने ओपन कर दिया, तो ये जो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसमें फील लेना, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ है, ये चौक से जो दिख रहा है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, और ये जो आपका OF बॉन्ड है वो कहाँ है बताओ, एक OF बॉन्ड तो इस प्लेन में आ रहा है, और एक जो है OF बॉन्ड इस प्लेन में आ रहा है। ये देखो आप ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक जो है वो किस प्लेन में जा रहा है, इस प्लेन में, और एक इस प्लेन में आ रहा है, तो मुझे बताओ इस प्लेन में जा रहा है ये, और ये इस प्लेन में आ रहा है, तो प्लेनर हुआ कि नॉन प्लेनर हुआ, ये देख के बताओ, ये नॉन प्लेनर हुआ। इसका म्यू नॉट 0 है, तो पोलर हुआ, म्यू 0 नहीं आएगा, पूछो क्यों, क्योंकि ये एक प्लेन ऊपर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो एक वेक्टर इधर आएगा, एक वेक्टर इधर आएगा, तो अगर वेक्टर ही अलग अलग आएंगे तो कैसे कैंसिल करोगे आप, अलग अलग प्लेन में है ना वेक्टर, तो कैंसिल ही नहीं होगा। अच्छा, इसकी तरह की स्ट्रक्चर और भी होती हैं, H2O2, ठीक है, S2F2, S2Cl2, ये सब ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ये H2O2 है, ये लोन पेयर देखो यहाँ पर है, ये लोन पेयर क्योंकि यहाँ लाऊंगा तो ये रिपल करेगा, वापस इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल पूछता है कि सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस मॉलिक्यूल में होता है, तो आंसर जाएगा H2O2, क्योंकि H2O2 के अंदर ही सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्या बोला जल्दी बताओ, सिंगल बॉन्ड में ही H2O2 में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बाकी में नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पढ़ा होगा तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपने डबल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही पढ़ा होगा कि उनमें नहीं होता है, इस तरह से रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है रोटेशन। सिंगल बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा फ्री रोटेशन होता है। तो सवाल इसीलिए बना है क्योंकि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, तो ऐसा मॉलिक्यूल बताना आपको जिसमें सिंगल बॉन्ड में भी फ्री रोटेशन नहीं होता। आंसर है H2O2, क्योंकि लोन पेयर धक्का देंगे। आपको एक डाउट आएगा कि फिर इसमें भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो सिंगल बॉन्डेड है, नहीं, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अपन ने पढ़ा था, याद है, O2F2 का स्ट्रक्चर। O2F2 का एक स्ट्रक्चर और पढ़ाया था, अगर याद हो तो, और अगर नहीं पढ़ाया तो बता देता हूँ, ये रहा।
O2F2 का स्ट्रक्चर एक और हो गया ये। क्लियर? यहाँ रेस्ट्रिक्ट रोटेशन नहीं आएगा क्योंकि लोन पेयर 3D ऑर्बिटल में है, सल्फर का साइज बड़ा है तो वो रिपल्शन नहीं करेगा सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ऐसे, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, लोन पेयर बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, फिर यहाँ तो हो सकता है, यहाँ एक और खास बात है कि इसकी एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है, ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है ये, यहाँ फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ये। ठीक है, यहाँ पर हो सकता था क्योंकि यहाँ पर तो फ्लोरीन है तो रिपल कर सकते थे, छोटे आइटम है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि इसकी एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, इसलिए इसमें नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बड़े आइटम आ रहे हैं, सीएल बहुत बड़ा आ गया, वो आ गया तो गैप बढ़ गया, आराम से लोन पेयर डिस्पर्स है तो रिपल्शन नहीं हो, इसलिए H2 टुगेदर सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगला S3O9 सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, इसको एक नाम और होते हैं गामा फॉर्म ऑफ SO3 या ट्राइमर फॉर्म ऑफ SO3। कैसे बनाया मैंने बताओ, ये S3O9 है तो ये आपका S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड। कैसे बनाया, क्योंकि सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन है, साइक्लिक बनेगा तो अल्टरनेट पोजीशन पर आपके ऑक्सीजन आएगी। उसके बाद मैंने अभी भी बोला अगर सेंट्रल एटम अपनी इंडिविजुअल कोवेलेंसी को सेटिस्फाइड कर पाए, सेंट्रल एटम अगर अपनी इंडिविजुअल कोवेलेंसी को सेटिस्फाइड कर पाता है तो फिर वो शेयरिंग में नहीं जाता, इसलिए यहाँ शेयरिंग नहीं हुई है, जबकि P4O10 में हुई थी। ये गामा SO3 क्या लिख दिया आपने, अभी जब हम एलोट्रोप्स की बात करेंगे तो हम SO3 के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे, उसमें 3 एलोट्रोप आएंगे, अल्फा बीटा गामा। ये आपका गामा SO3 का फॉर्म है S3O9, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, प्राइमर फॉर्म ऑफ SO3, ये हम बाद में बता देंगे, इसको छोड़ दो, इसकी स्ट्रक्चर समझ में आई नहीं आई जो हमने टिप्स पढ़ी थी उससे। ठीक, चलिए तो यहाँ तक आप मैंने हिंट दिया है, अब आप वापस से क्या करेंगे, जितना स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया उसको ढंग से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर डीपीपी को वापस बनाएं, ताकि मैं जब डीपीपी के आंसर्स बताऊं तो आपको समझ में आने लगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं ही आंसर बना दूंगा सारे। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।